तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, इसके आज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका घुमावदार मोड़ पर गति। अब देखिए, इसमें तीन कंडीशन आपके आएंगे। एक तो घुमावदार मोड़ पर नॉर्मल गति, एक आएगा कि ढालू रोड जिस पर फ्रिक्शन न हो, घर्षण न हो, उस पर गति, और तीसरा आपका आएगा कि रोड आपका ढालू हो, घुमाव आपका ढालू हो, ढलान वाला हो, अनंत तल हो, लेकिन उसमें फ्रिक्शन हो। अब तीनों कंडीशन को हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी लॉजिकली टॉपिक है, आपको पढ़ करके काफ़ी मज़ा भी आएगा। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ा था अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र त्वरण। इस चीज को हमने पढ़ा था और हमने यह सिद्ध भी किया था कि Fc बराबर mv²/r। ये चीज हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। अब आज का जो हमारा वीडियो है उसमें इस चीज को कैसे अप्लाई करना है ये चीज आप लॉजिकली समझेंगे। वहां पे हमने ये समझा था कि ये जो आपका Fc है यानी कि अभिकेंद्र बल है, जो अभिकेंद्र बल है यह एक पोस्ट की भांति कार्य करता है। जैसे एक गाड़ी चलाने में गाड़ी को जो भी चलाता है वह क्या कहलाता है? ड्राइवर कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से किसी भी कण को जो भी बल गोल गोल घुमाता है वह किसकी भूमिका निभाता है? अभिकेंद्र बल की भूमिका निभाता है। तो बच्चों, टॉपिक काफ़ी लॉजिकली होने वाला है, एकदम सहज सरल और आसान भाषा में सारे टॉपिक्स आपको समझाए जाएंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वह है घुमावदार मोड़ पर गति। तो सबसे पहले हम घुमावदार मोड़ और गाड़ी के कंडीशंस को समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई गाड़ी एक सीधी रेखा में गति करते हुए क्या कर रही है? आ रही है, और अचानक से क्या आ जाता है? मोड़ आ जाता है, जिससे कि गाड़ी को ऐसे करके क्या करना पड़ता है? घूमना पड़ता है। इस प्रकार का एक मोड़ है। अब देखिए, हमने बताया आपको कि यहां से मान लेते हैं कि गाड़ी हमारी चल रही है जो कि आपका क्या है? बिंदु ए है। यह क्या है? बिंदु ए है। अभी गाड़ी आपकी यहां पे है। जब गाड़ी आपकी यहां से जाती है तो अगर गाड़ी मोड़ नहीं होता तो गाड़ी सीधे सीधे पहुंचती यहां इस बिंदु पर। लेकिन मोड़ होने के कारण गाड़ी को कहां जाना पड़ता है? इस बिंदु पर जाना पड़ता है। मोड़ होने के कारण गाड़ी को कहां जाना पड़ता है? इस बिंदु पर जाना पड़ता है। इसको मान लेते हैं कि बिंदु बी है और ये मान लेते हैं बिंदु सी है। लॉजिक को एकदम ध्यान से समझिएगा कि यहां पे आखिर हो क्या रहा है। देखिए, न्यूटन के गति का जो पहला नियम है, जड़त्व का नियम यह कहता है कि वस्तु जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में जाना चाहेगी और जिस वेग से चल रही है उसी वेग से चलना चाहेगी। उसमें कोई भी परिवर्तन, अपने वर्तमान स्थिति में कोई भी परिवर्तन वस्तु करना नहीं चाहती है। यही कहलाता है क्या? आपका जड़त्व। क्या कहलाता है? जड़त्व। इस चीज को हम लोगों ने इस पाठ के अंतर्गत भली भांति समझ लिया है कि यानी कि वस्तु जिस स्थिति में है फिलहाल उसी स्थिति में रहना चाहती है, चाहे वह रुकी हुई हो चाहे गति कर रही हो, अपनी अवस्था में परिवर्तन करना नहीं चाहती है। तो यहाँ पे होता यह है कि आपकी गाड़ी यहाँ से यहाँ इस मोड़ के कारण इस प्रकार से मुड़ी, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो गाड़ी किधर जाना चाहेगी? बी से सी की ओर। गाड़ी जो है कहाँ जाना चाहेगी? गाड़ी बी से सी की ओर जाना चाहती है है। बहुत ध्यान से समझिएगा कि गाड़ी कहाँ जाना चाहती है? बी से सी की ओर जाना चाहती। कभी भी आप देखे होंगे कि कार या बस में अगर यात्रा कर रहे हैं आप, अगर आपको अचानक से मोड़ आता है और गाड़ी जैसे ही टर्न करती है, आपका ये वाला कंधा सीधे जाके खिड़की से क्या करता है? टकराता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका शरीर घूमना नहीं चाहता जड़त्व के कारण, लेकिन उसको जब जबरदस्ती घुमाया जाता है तो वह कहाँ जाके टकराता है? खिड़की में जाकर के टकराता है। ठीक उसी प्रकार से
गाड़ी को बल देकर के घुमा तो दिया गया मोड़ के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो गाड़ी किधर जाना चाहती है, सी की ओर जाना चाहती है। यानी कि जो भी व्यक्ति गाड़ी में बैठा होगा उसको इधर की ओर क्या करेगा, झटका लगेगा, इधर की ओर झटका लगेगा, यानी वह इधर जाना चाहेगा। अब देखिए ध्यान देने योग्य यहाँ बात यह है कि जब घर्षण बल पैदा हुआ था तो उसने एक शपथ ली थी। क्या शपथ ली थी? कि जब कभी कोई गति की जाएगी तो मैं उसका क्या करूंगा, विरोध करूंगा। तो घर्षण बल पैदा होते ही यह शपथ लिया था कि जब कभी भी संसार में गति होगी मैं उसका विरोध जरूर करूंगा। तो यहां पे भाई बल लग रहा है, गति इधर के लिए हो रही है, तो घर्षण बल अपने शपथ के कारण क्या करता है कि मैं इसका विरोध करूंगा। और विरोध हमेशा क्या करता है कि अगर बल इधर लग रहा है तो विरोध इधर होगा। यानी कि घर्षण बल विरोधाभास में बल किधर लगा रहा है, विरोधाभास बल किधर लग रहा है, घर्षण बल किधर लग रहा है, इधर की ओर लग रहा है, फ्रिक्शन, क्योंकि बल जो है आपका इस साइड में है। सारी कहानी यहीं से है, आपकी सारी कहानी यहीं से है। हमने आपको बताया था कि जो आपका FC है, जो आपका FC है, यानी कि अभिकेंद्र बल जो है आपका अभिकेंद्र बल है, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स जो आपका है वह क्या है, एक पोस्ट की भांति व्यवहार करता है। क्या करता है? यह एक्चुअल में कोई बल नहीं है, यह एक पोस्ट है। जिस प्रकार से गाड़ी को चलाता है, जो भी गाड़ी को चलाता है वह क्या कहलाता है, ड्राइवर कहलाता है। और जो भी किसी कण को वृत्ताकार गोल गोल घुमाता है वह क्या कहलाता है, अभिकेंद्र बल कहलाता है। अगर इस आकृति को थोड़ा सा अगर ध्यान दें, आप इस आकृति को थोड़ा सा ध्यान दें और इसको इस प्रकार से ड्रा करें तो यह क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है, जिसका केंद्र ये है और यह F कहाँ लग रहा है, केंद्र की ओर। और हमेशा जो आपका FC होता है, जो आपका FC होता है, यानी कि सेंट्रीफिकेशन आपका फोर्स होता है, वह क्या होता है, हमेशा कहाँ लगता है, केंद्र की ओर। कहाँ लगता है, केंद्र की ओर। अभिकेंद्र बल हमेशा कहाँ लगता है, केंद्र की ओर। यानी कि यहाँ पर जो भी बल है, यहाँ पे यानी कि जो भी यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, जो भी यहाँ पे घर्षण लग रहा है, वह क्या कर रहा है, गाड़ी को घुमाने का कार्य कर रहा है। अब देखिए जो भी घुमाने का कार्य करता है वह क्या कहलाता है, आपका अभिकेंद्र बल कहलाता है। तो यहाँ पे F जो है, F यानी कि क्या है, घर्षण, जो आपका घर्षण है वह क्या कर रहा है, अभिकेंद्र बल की भूमिका निभा रहा है, अभिकेंद्र बल की भूमिका निभा रहा है। यहाँ जो आपका F है वह घर्षण, वह जो यहाँ F यानी कि घर्षण है वह अभिकेंद्र बल की क्या कर रहा है, भूमिका निभा रहा है। यानी कि यहाँ पे FC जो है उसको हम बराबर कर देंगे किसके, F के, यानी फ्रिक्शन के। तो यानी कि कहने का आशय यह है, कहानी का सार यह है कि जो भी बल इसको क्या करेगा, घुमाने का प्रयास करेगा, जो भी बल इसको घुमाने का प्रयास करेगा उसको हम बराबर कर देंगे किसके, अभिकेंद्र बल के। प्योर लॉजिक है। यहाँ से अगर चीज़ें समझ में आपको आ जाएगी कि आखिर ये है क्या, तो आपका आगे आने वाली टॉपिक, तो आपकी आगे आने वाली टॉपिक्स में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लें। ये मैंने आपको समझाने के लिए एक डायग्राम दिया। देखिए चाहे मोड़ कम हो या ज़्यादा हो, अगर कोई भी, जैसे इतना सा भी कोई लाइन अगर वक्रित है तो इसको अगर हम बना दें तो ये जाकर के एक वृत्त का निर्माण जरूर करेगा। इसलिए मोड़ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमेशा किसका निर्माण करेगा, वृत्त का निर्माण करेगा। और जब कभी भी कोई गाड़ी घूमेगी तो उसका जो उस पर लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा वह हमेशा कहाँ होगा, केंद्र की ओर होगा, जहाँ पे इस केंद्र की त्रिज्या यहाँ से R हो जाएगी। तो अब देखिए जो हमारा टॉपिक है वह है घुमावदार मोड़ पर गति। मान लेते हैं एक इस प्रकार का क्या है, घुमावदार मोड़ है जिस पर क्या कर रही है गाड़ी, कोई है जो कि
चल रही है गाड़ी, बहुत वीआईपी मैंने बनाया। ये देखिए ये घुमावदार मोड़ है जिससे गाड़ी होकर के क्या कर रही है, जा रही है। अब देखिए रोड, ये सिंपल सा रोड है जहाँ पे घुमाव है आपका और गाड़ी यहाँ से जा रही है। अब यहाँ पे देखिए होगा क्या, इस गाड़ी पर, इसके गाड़ी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, यानी इस गाड़ी पर लगने वाले कुल बल को अगर देखें तो एक बल तो इसका होगा जो कि सीधा सीधा नीचे की ओर लगता होगा, mg, इसका भार बल। अब यदि गाड़ी नीचे की ओर भार बल लगा रही है तो इसके ऊपर की ओर क्या लगेगा, प्रतिक्रिया बल n। प्रतिक्रिया बल क्या लगेगा, n लगेगा। अब चूंकि गाड़ी इधर घूमना चाहती है, गाड़ी क्या करती है, इधर घूमना चाहती है, तो इस दिशा में एक बल लगेगा जो कि क्या होगा, फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण बल इसमें जो कार्य करेगा वह कहाँ होगा, इस दिशा में। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि घुमाव इसका इस दिशा में है तो गाड़ी आपकी इधर जाना चाहेगी, इसलिए फ्रिक्शन आपका किधर लगेगा, इस साइड में लगेगा। अब देखिए कहानी यहाँ से क्या होती है कि वृत्त का केंद्र, यानी कि ये इसके द्वारा जो वृत्त बनेगा उसका केंद्र इधर ही कहीं होगा, और जो यहाँ पे केंद्र की तरफ जो बल लग रहा है वह आपका क्या है, फ्रिक्शन है। यानी कि एक बात यहाँ से स्पष्ट है कि जो यह फ्रिक्शन है वह किसकी भूमिका निभाएगा, अभिकेंद्र बल की भूमिका निभाएगा। तो एक लाइन में लिख लेंगे यहाँ कि यहाँ जो F है, फ्रिक्शन है, F अभिकेंद्र बल की भूमिका निभाएगा, अभिकेंद्र बल की भूमिका निभा रहा है। यहाँ पे जो F है वह क्या है, अभिकेंद्र बल FC की भूमिका निभा रहा है, FC, क्योंकि FC हमेशा कहाँ लगता है, केंद्र की ओर। अब देखिए इसका भूमिका निभा रहा है, यानी कि हम इस F को किसके बराबर करेंगे, FC के बराबर करेंगे। F का मतलब हम जानते हैं कि F का फार्मूला, घर्षण का सूत्र क्या होता है, म्यू इंटू प्रतिक्रिया बल N बराबर FC बराबर हमने सिद्ध किया mv²/r। ठीक है। अब देखिए n क्या है, यहाँ पे अगर इस चित्र को देखें, अगर यह गाड़ी क्या कर रही है, संतुलन की अवस्था में है, यानी कि रोड पर सीधे सीधे चल रही है, तो यानी कि इसका, अगर यह गाड़ी किस में है, संतुलन में है, संतुलन की अवस्था। तो यदि गाड़ी संतुलन की अवस्था में है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए इस पर दो बल, फिलहाल अगर घर्षण बल लग रहा है तो घर्षण बल इधर के लिए लग रहा है, तो घर्षण बल तो इसको इधर घुमा दे रहा है, लेकिन इस पर दो बल और लग रहे हैं, एक बल प्रतिक्रिया बल और दूसरा बल इसका भार बल mg। अब देखिए अगर नीचे के तरफ भार बल mg ज़्यादा होता तो यह गाड़ी नीचे चलती, और अगर n का मान ज़्यादा रहता तो यह गाड़ी रोड के ऊपर ऊपर चलती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, यानी कि n और mg आपस में बराबर हैं। तो संतुलन की अवस्था में n किसके बराबर है, mg के बराबर है। तो n के जगह पे हम mg रख लेंगे, तो म्यू इंटू ये हो जाएगा आपका mg बराबर mv²/r। m से m आपका कट जाएगा, m से m आपका कट जाएगा, और यहाँ से क्या, यहाँ से आपका बचेगा क्या, n से n कट जाएगा, यहाँ बचेगा म्यू इंटू जी बराबर v²/r। अब देखिए r को अगर इधर हम भेज दें तो यहाँ बचेगा आपका v² बराबर म्यू जी आर या म्यू आर जी बचेगा, और यहाँ से स्क्वायर अगर बॉर्डर के उस पार जाएगा तो यह हो जाएगा अंडर रूट का म्यू इंटू आर इंटू जी। अब ये जो फार्मूला आया, यह जो फार्मूला आया, यह इस गाड़ी के वेग का फार्मूला है। किसका है, इस गाड़ी के वेग का फार्मूला है। यानी कहने का मतलब जहाँ पे म्यू क्या है, घर्षण गुणांक है, और आर क्या है, ये जो आपका रोड है, वृत्ताकार रोड है, वृत्ताकार जो पथ है उसकी त्रिज्या है, और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। यानी कि अगर गाड़ी आपकी इस वेग से है तो गाड़ी में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। यह गाड़ी आराम से इस टर्निंग को क्या करती है, क्या कर सकती है, मोड़ सकती है। इस टर्निंग को आराम से क्या कर सकती है, मोड़ सकती है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा बल हुआ तो गाड़ी
पलट भी सकती है। यानी कहने का मतलब कि इस वेग से अगर गाड़ी को इस मोड़ से अगर मोड़ा जाए तो गाड़ी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है बैंक रोड विदाउट फ्रिक्शन, यानी कि ढालू रोड है और उसमें फ्रिक्शन नहीं है। ढालू रोड का मतलब है कि वह आनत तल है। कभी कभी आप देखते होंगे कि जब आप कहीं रोड से जब चलते हैं और टर्निंग जब आती है तो टर्निंग पे थोड़ा सा ऐसे उसको क्या करते हैं, टर्निंग पे थोड़ा सा एक साइड का क्या किया जाता है, उठा दिया जाता है। आइए इसमें हम समझेंगे कि उस उठाने का हमें क्या लाभ मिलता है हमारी कार की गति में। तो हम मान लेते हैं कि इस प्रकार की हमारी कोई रोड है, कोई टर्निंग है, कोई मोड़ है और इसमें एक क्या है, ढाल इस प्रकार का क्या किया गया है, बनाया गया है और इसका कोण आपका क्या है, थीटा है और यहाँ पे आपकी गाड़ी जो है क्या कर रही है, यहाँ पे आपकी गाड़ी चल रही है। अब अगर इस गाड़ी के हम बलों को देखें कि इस गाड़ी में कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं, तो इस गाड़ी का भार बल जो कि सीधा सीधा कहाँ लगता है, नीचे की ओर लगता है mg, और दूसरा इसका प्रतिक्रिया बल इसके तल के लंबवत, तो इसके तल के लंबवत इस साइड की ओर लगता है प्रतिक्रिया बल n। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो प्रतिक्रिया बल है ये टेढ़ा है, इसका हम क्या करेंगे, घटक करेंगे, इस प्रतिक्रिया बल का घटक करेंगे। तो घटक करने पर एक घटक इसके लंबवत ये वाला आएगा, ये वाला, और दूसरा घटक इसके क्षैतिज ये वाला आएगा। चूंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, हमने पहले ही कहा है कि बिना घर्षण के रोड आपका कैसा है, बिना घर्षण के है, इसलिए इसमें हम यहाँ पे घर्षण की बात करेंगे नहीं। हम सीधा सीधा क्या करेंगे, n का क्या करेंगे, वियोजन करेंगे, सदिश वेक्टर n को वियोजित करेंगे। और वियोजित क्यों करेंगे, जैसे देखिए यह एक टेढ़ा है, कभी भी जब सदिश वेक्टर टेढ़ा होता है तो उसका कैलकुलेशन तो हम कर नहीं सकते हैं इसका, तो इसका हम क्या कराते हैं, वियोजन कराते हैं, सदिशों का वियोजन। तो इसको जब वियोजन कराएंगे, ये कोण आपका थीटा है तो यह कोण क्या होगा, आपका थीटा होगा, यह कोण क्या होगा, थीटा होगा। और हम जानते हैं कि थीटा के साइड हमेशा क्या आता है, कॉस आता है, तो हम n का घटक किए हैं तो n cos थीटा आ जाएगा, n cos थीटा। और ये जो घटक है यह थीटा के विपरीत है तो यह आपका आ जाएगा n sin थीटा। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये अगर वृत्त होता तो वृत्त का केंद्र कहीं इधर ही होता, और इस साइड में केंद्र की ओर कौन सा बल लग रहा है, केंद्र का बल, आप केंद्र की तरफ जो बल है वह है n का घटक n sin थीटा है। यानी कि यहाँ पर यहाँ FC की भूमिका कौन निभा रहा है, n sin थीटा निभा रहा है। यहाँ पे FC की भूमिका जो है n sin थीटा निभा रहा है, यानी कि FC के बराबर, यानी कि हम n sin थीटा को किसके बराबर कर देंगे, FC के बराबर कर देंगे। या फिर हम यहाँ पे FC को डायरेक्ट लिख देते हैं अभिकेंद्र बल का mv² बटे r को, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए गाड़ी आपकी ऊपर नीचे गति करते हुए तो चल नहीं रही है, यानी कि जो इसका सीधा सीधा ऊपर वाला घटक है वह और सीधा सीधा जो नीचे बल लग रहा है वे दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए गाड़ी ऊपर नीचे करके गति नहीं कर रही है। क्योंकि अगर mg नीचे होता तो गाड़ी रोड के नीचे चलती जाती, और अगर n cos थीटा का मान अधिक होता तो गाड़ी रोड से ऊपर चलने लगती, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए यह बल और यह बल आपस में बराबर हैं, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं n cos थीटा इज इक्वल टू क्या, mg, और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 का हम क्या करा देंगे, भाग करा देंगे। 1 व 2 का जब भाग कराया जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड का भाग लेफ्ट हैंड साइड के साथ होगा, तो ये आपका हो जाएगा n sin थीटा बटे n cos थीटा बराबर, यहाँ पे आपका है mv² बटे r, और यहाँ पे क्या है ऊपर में आपका यहाँ पे बटे के बटे में हो जाएगा
m इंटू जी, बटे में हो जाएगा m इंटू जी। तो m से आपका m कट जाएगा, n से आपका n कट जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा है टेन थीटा, तो ये आपका हो जाएगा टेन थीटा बराबर भी स्क्वायर बटे आर इंटू जी, भी स्क्वायर इंटू आर जी यहाँ बचा हुआ है। अब देखिए हमें तो भी का मान चाहिए ना कि इस गाड़ी को किस वेग से हम चलाएं कि घर्षण रहित ढालू रोड पर आराम से यह गाड़ी बिना दुर्घटना के चली जाए। तो यहाँ से हम भी स्क्वायर का अगर मान निकालें तो आर जी जब इधर आएगा, बॉर्डर के इस पार आएगा, भाग में है गुणा में हो जाएगा टेन के साथ, तो ये आपका हो जाएगा आर जी टेन थीटा। अब अगर स्क्वायर को हटाते हैं उस साइड भेजते हैं तो स्क्वायर से यह किस में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। यानी कि अगर आपका ऐसा ढालू रोड है जो और घर्षण रहित है, ढालू रोड है और घर्षण रहित है, तो उस पर अगर हम गाड़ी को इतने के रफ्तार से अगर चलाएंगे तो गाड़ी हमारी दुर्घटना मुक्त होते हुए इस टर्निंग को क्रॉस हो जाएगी। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसमें अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि माना एक ढालू रोड है जिसका कोण कितना है, थीटा है, और इसके गाड़ी का जो वेट है वह कितना है, mg है, जो कि नीचे की ओर लगता है, और प्रतिक्रिया बल गाड़ी के तल के अभिलंबवत n जो कि ऊपर की ओर लगता है। और यहाँ पर हमने n का क्या किया, घटक किया। इतनी बातें आप लिख सकते हैं। उतना लिखने के बाद आप ये डेरिवेशन कर लेंगे। देखिए इसमें अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि माना एक ढालू रोड है जिसका कोण कितना है, थीटा है, और इसके गाड़ी का जो वेट है वह कितना है, mg है, जो कि नीचे की ओर लगता है, और प्रतिक्रिया बल गाड़ी के तल के अभिलंबवत n जो कि ऊपर की ओर लगता है। और यहाँ पर हमने n का क्या किया, घटक किया। इतनी बातें आप लिख सकते हैं। उतना लिखने के बाद आप ये डेरिवेशन। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है ढालू रोड घर्षण सहित। वह हमारा था घर्षण रहित, यह है घर्षण सहित। यानी कि अब इस टॉपिक में आपको ढालू रोड भी मिलेगी और उस पर घर्षण भी मिलेगा। आइए देखते हैं। ये देखिए आपकी घुमावदार रोड है और इसमें हम मान लेते हैं कि थीटा एंगल पे इस पे ढाल दिया गया है, और एक गाड़ी आपकी इसी रोड पर क्या कर रही है, जा रही है। इस रोड पर गाड़ी क्या कर रही है, जा रही है। अगर इस पे लगने वाले बलों की बात करें तो इसका भार बल लगेगा जो कि जस्ट नीचे की ओर mg होगा, और इसका प्रतिक्रिया बल इसके तल के अभिलंबवत यानी इस तरफ इसका लगेगा भार बल भार बल नहीं, प्रतिक्रिया बल n। अब देखिए इसमें चूंकि घर्षण भी है तो इस दिशा में इसका घर्षण भी लगेगा, क्योंकि गाड़ी को घूमना इधर है तो बल इसको इधर घुमाना चाहेगा, और बल के विपरीत लगता है आपका फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। तो ये आपका हो गया घर्षण। इतनी चीजें नॉर्मल सी बात है। अब देखिए यहां पे हम घटक करेंगे n का, तो n का जो लंबवत घटक होगा, n का लंबवत घटक होगा, तो ये थीटा है अगर, तो यह थीटा के साइड में आएगा n cos थीटा, और इसका जो क्षैतिज घटक आएगा वह क्या आएगा, थीटा के विपरीत है, इसलिए यह आएगा आपका n sin थीटा, n sin थीटा। तो जो भी वेक्टर हमें टेढ़ा रहता है, जो भी वेक्टर हमारे पास टेढ़ा रहता है, उसको हम क्या करते हैं, उसका वियोजन करके, उसका घटक करके उसको हम क्या करते हैं, सीधा बना लेते हैं, ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो। तो एक वेक्टर आपका f जो है वह भी टेढ़ा दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, f का भी घटक करेंगे। तो f का जो ऊर्ध्वाधर घटक आएगा इस साइड में, f का जो इस साइड में घटक आएगा वह क्या होगा आपका, एक घटक इसका इस साइड में होगा और दूसरा घटक इसका इस साइड में होगा। अब देखिए इसके लिए थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए एक लाइन ऐसे है, इसका मान कितना है, थीटा है। अगर इसको ला करके हम यहाँ रख दें तो हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से। तो अगर ये कोण थीटा है तो यह भी कोण थीटा होगा, जिसे हम कहते हैं एकांतर कोण। तो ये कोण आपका इसका क्या हो जाएगा, थीटा। अब f का घटक कर रहे हैं थीटा के साइड में, यह क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। तो यह आपका हो जाएगा f कॉस थीटा, और थीटा के विपरीत साइड में यह क्या हो
हो जाएगा एफ साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए कई बल हो गए। अब यहाँ जो केंद्र की तरफ लग रहा है वह तो आपका है, वह आपका क्या है, एन साइन थीटा और एफ कास थीटा। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो अभिकेंद्र बल की भूमिका निभा रहे हैं वह क्या है, एन साइन थीटा प्लस एफ कास थीटा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा किसकी भूमिका निभा रहे हैं, अभिकेंद्र बल की भूमिका, अभिकेंद्र बल की भूमिका निभा रहे हैं। यानी कि हमारा एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एफ सी, और एफ सी का मान होता है एम वी स्क्वायर बटे आर। यानी कि अभिकेंद्र बल, भाई अभिकेंद्र बल की भूमिका इस कार को इधर घुमाने का, कार को इस वृत्ताकार मार्ग पर घुमाने का कार्य कौन कर रहा है, ये बल कर रहा है। और यह बल कौन है, दो बल मिल करके हैं, एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। इसलिए यह क्या कर रहे हैं, अभिकेंद्र बल की भूमिका निभा रहे हैं। तो अभिकेंद्र बल के बराबर इन दोनों को कर लेंगे। तो देखिए दूसरी बात कि जो गाड़ी आपकी चल रही है संतुलन की अवस्था में है, उधक के ऊपर नीचे तो गति कर नहीं रही है। तो आपका जो एन कॉस थीटा होगा, एन कॉस थीटा होगा, वह इन दोनों बलों के बराबर होगा। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं एन कॉस थीटा बराबर आपका है एम जी प्लस एफ साइन थीटा, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेते हैं, एफ साइन थीटा को बराबर के इस साइड लेके आ जाते हैं। तो एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा बराबर किसके हो जाएगा, एम जी की। ठीक है, अब इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2 और दोनों का करा देते हैं भाग। तो हम लिखते हैं यहाँ समीकरण 1 व या समीकरण 1 भाग समीकरण 2। अब यहां से कराएंगे जब, तो समीकरण 1 आपका है एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, एल एच एस आपका एल एच एस के साथ भाग जाएगा। तो इसका एल एच एस क्या है, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। अब बराबर आर एच एस का आर एच एस के साथ भाग लगेगा। तो आर एच एस है आपका एम वी स्क्वायर बटे आर और यह कितना है, एम जी। एम से आपका एम कट जाएगा। एफ क्या है, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन एफ बराबर हम जानते हैं होता है म्यू इंटू एन। तो एफ के जगह पे हम क्या रख ले रहे हैं, म्यू इंटू एन रख ले रहे हैं। तो इसके जगह पे हम रखेंगे एन साइन थीटा प्लस इसके जगह पे रख लेंगे म्यू इंटू एन और ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा और बटे में यहाँ से क्या है एन कॉस थीटा माइनस एफ के जगह पे हमें रखना है म्यू इंटू एन और ये आपका हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ पे क्या बचा, भी स्क्वायर बटे आर इंटू जी। अब यहाँ पे काम करेंगे, कॉमन क्या लेंगे, एन कॉस थीटा। अब आप कहेंगे कि सर एन कॉस थीटा कैसे कॉमन ले सकते हैं, यहाँ तो एन कॉस थीटा है ही नहीं, एन तो है लेकिन कॉस थीटा है ही नहीं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर मान लेते हैं 8 है, 8x है और प्लस 4x है, इसमें से अगर हमें 4 कॉमन लेना है, इसमें से हमें 8x प्लस 4 अगर है, इसमें से अगर 4 कॉमन लेना है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 4 को जब बाहर निकालते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिक हो जाता है 2x और यहाँ कितना हो जाता है 1। यह हुआ कैसे, यह हुआ ऐसे कि जब हमने 4 को बाहर निकाला तो अंदर अंदर हमारा क्या हुआ, 4 का भाग भी हुआ प्लस 4/4, तब जाके यह कट के 2 और यह कट के 1 आया 2x प्लस 1। यानी कि कॉमन करने का मतलब होता है भाग देना, कॉमन करने का मतलब क्या होता है, भाग देना। तो यहां भी हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो यहां पे आपका n cos थीटा जब कॉमन लिया जाएगा तो n तो आपका बाहर निकल गया, साइन के साथ में, साइन थीटा के साथ में किसका भाग लग जाएगा, आपका cos थीटा का, प्लस का यहाँ से आपका n cos थीटा बाहर निकाल दिया गया है तो यहाँ पे क्या बचा, आपका म्यू बचा। यही काम हम नीचे भी करेंगे, n cos थीटा को कॉमन ले लेंगे
तो आपका बचेगा क्या, यहाँ पे cos थीटा n cos थीटा कॉमन ले लिया गया, यहाँ पे आपका बचा एक माइनस n तो कॉमन ले लिया गया है, यहाँ पे बचा म्यू और ये आपका हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब मैं इसको मिटाता हूँ, चित्र को भी मिटाता हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए यहां से हमारा n cos थीटा से n cos थीटा कट गया, यहां पे आपका बचा है v स्क्वायर बटे आर जी। अब n cos थीटा से n cos थीटा कट गया, साइन थीटा बटे cos थीटा आपका होता है tan थीटा, तो ये आपका हो जाएगा tan थीटा प्लस का म्यू बटे 1 प्लस यह म्यू है और इंटू साइन थीटा बटे cos थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के, तो ये आपका हो गया tan थीटा बराबर v स्क्वायर बटे आर जी। ठीक है, अब हमें तो मान चाहिए v स्क्वायर का, हमें मान चाहिए किसका, v स्क्वायर का, तो आर जी को हम इसके पास भेजेंगे तो v स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका r इंटू जी, भाग में है गुणा में हो जाएगा, यहाँ आकर के बराबर के इस पार आएगा आर जी, तो भाग से किस में हो जाएगा गुणा में, और इसके साथ हो जाएगा आपका tan थीटा प्लस का म्यू बटे 1 प्लस म्यू tan थीटा। और स्क्वायर को जब यहाँ से हटाएंगे, हम स्क्वायर को जब हटाएंगे तो यहाँ जाके किस में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, यानी कि जब कभी हम फ्रिक्शन सहित ढालू रोड पर गाड़ी को चलाएंगे तो हमें इस वेग से चलाना होगा, अन्यथा गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। अब देखिए एक मस्त सा कंसेप्ट यही निकल के आएगा कि अगर घर्षण रहित हो, जो सतह हो वह क्या हो, घर्षण रहित हो। एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं एक लॉजिक आपको समझाता हूं जो कि छोटा सा है। देखिए अभी अभी हम लोगों ने ड्राइव किया था, अभी अभी हम लोगों ने क्या किया है, ड्राइव किया है कि अगर सतह घर्षण रहित हो भी वेग का मान आता है वह कितना होता है, अंडर रूट आर जी tan थीटा के, अंडर रूट आर जी tan थीटा के होता है। ये चीज अभी अभी हम लोगों ने क्या किया है, सिद्ध किया है, जब सतह घर्षण रहित हो। तो अगर सतह घर्षण रहित होगा तो वहां पे जो घर्षण गुणांक म्यू का मान है वह कितना होगा, 0 होगा। तो यहां पे जो म्यू का मान 0 होगा क्योंकि घर्षण रहित है, तो अगर घर्षण रहित है तो म्यू का मान 0 होगा। अब इस म्यू के मान को इस समीकरण में आइए रख के देखते हैं, तो v बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट का r इंटू जी। अब देखिए ये तो आपका tan थीटा रहेगा ही, tan थीटा प्लस का म्यू का मान कितना है, 0, तो 0 प्लस 0 ऐड करें या ना करें बात बराबर है। नीचे क्या है, नीचे देखिए आपका है 1 प्लस म्यू इंटू tan थीटा, तो म्यू का मान 0 है, 0 का किसी भी संख्या से गुणा होता है तो कितना हो जाता है 0, और 0 प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा। तो ये आपका हो जाएगा tan थीटा बटे 1। अब इसको अगर देखें हम भी को, तो ये अंडर रूट क्या है, आर जी tan थीटा है, जो कि हमने अभी अभी ड्राइव किया था, v बराबर आर जी tan थीटा। यहां भी हमारा आ गया v बराबर आर जी tan थीटा। अगर फिजिक्स की लॉजिक समझ में आए तो पढ़ने में मजा आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो को पूरा हमने एकदम देसी स्टाइल में समझाने का प्रयास किया है, तो हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।